नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल। ये दिवाली शुभ निवेश वाली, और हमारे साथ आज के शो में पॉलिसी बाजार के प्रोडक्ट हेड समीप सिंह मौजूद हैं और साथ ही पीबी इन्वेस्टमेंट के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे दोनों ही गेस्ट को सबसे पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे व्यूअर्स को भी सीएनबीसी आवाज़ और उसकी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। पूजा, पहले तो ये बताइए, दिवाली क्योंकि मौका होता है शुभ निवेश का, तो आपने ये दिवाली कैसे सेलिब्रेट की? आपने सोना खरीदा, चांदी खरीदा या फिर म्यूचुअल फंड्स खरीदे? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली। आप सबको हैप्पी एंड सेफ दिवाली। एंड जैसे आपने कहा कि इस दिवाली एक्चुअली देखा जाए तो दिवाली एक मौका ही है। खरीदना तो हमें उसी समय चाहिए जिस तरीके से हमारी नीड और रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हाँ, इन मौकों पे ऐसा हो जाता है कि जो भी अगर रीबैलेंस करना है या प्रॉफिट बुक करना है, एंड अभी जिस हिसाब के मार्केट लेवल्स है, थोड़ा बहुत हम इन्वेस्ट करने की भी इच्छा रखते हैं। सो डेफिनेटली हर बार एसेट अलोकेशन के जैसे थोड़ा इक्विटी में लमसम में थोड़ा टॉपअप किया, एंड थोड़ा बहुत हम गोल्ड जैसे खरीदते हैं ऐसे मौके पे। तो लेकिन ऑनलाइन गोल्ड जो हम इस तरीके की ऑप्शंस अवेलेबल है, so rather than physical gold, online gold is a good option. So yes, definitely we have good options. Gold fund of funds का जो अभी taxation relief भी अच्छा है जी। तो उस हिसाब से yes, investments तो हम हमेशा करते रहते, करने भी चाहिए। समीप, आप कितना बिलीव करते हैं कि दिवाली शुभ निवेश का मौका है, निवेश करना चाहिए, और आप पर्सनली कहाँ निवेश करते हैं दिवाली के मौके पर? बेसिकली दिवाली के मौके पे देखिए, गोल्ड तो डेफिनेटली लेना ही चाहिए। मैंने एक टोकन फिजिकल गोल्ड भी लिया था, बट प्राइमरली जैसे मैम ने कहा कि डिजिटल गोल्ड या सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स अब अवेलेबल नहीं है, बट आप मार्केट से डायरेक्टली खरीद सकते हैं, थोड़ा प्रीमियम पे करके वो खरीद सकते हैं। तो टोकन गोल्ड थोड़ा फिजिकल खरीदना चाहिए, बाकी इन्वेस्टमेंट पर्पस से डिजिटल गोल्ड में ही बिलीव करना चाहिए। ओके, तो सोना जरूर होना चाहिए सोना जरूर पोर्टफोलियो होना में चाहिए, बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज जो ये स्पेशल शो हम कर रहे हैं दिवाली के मौके पर, इसका मकसद यही है कि हम व्यूअर्स के लिए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को और सिंप्लीफाई कर सके उनके एज ब्रैकेट, उनकी जनरेशन के हिसाब से, ताकि अगर अब तक उन्होंने प्लानिंग नहीं की है तो एटलीस्ट इस दिवाली करें अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए। और इसी कड़ी में आज के इस शो की हमने थोड़ी सी यूनिक थीम रखी है, और हम अलग अलग जनरेशन के हिसाब से डिस्कशन करेंगे कि उनके हिसाब से, उनकी एज ब्रैकेट के हिसाब से उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। और इस शो में इसीलिए हमारी मदद करेंगे पूजा और समीप। लेकिन पूजा, चलिए सबसे ओल्डर जनरेशन से शुरुआत कर लेते हैं, यानी बेबी बूमर जनरेशन, यानी वो जनरेशन जिनकी एज जो बॉर्न है या तो 1946 और 1964 के बीच में, जो कि अब अपने रिटायरमेंट में है या फिर रिटायरमेंट एज के नज़दीक हैं। अब यूजुअली ये रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूजा, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों पर या किसी और पर डिपेंडेंट ना होने के लिए। तो किस तरीके की प्लानिंग ये करें अगर अब तक नहीं की हैं, ताकि इनको रेगुलर इनकम भी होती रहे और इनके पास एक फिनेंशियल सिक्योरिटी भी हो? जी बिल्कुल दीपाली, राइटली पुट अप। क्योंकि रिटायर्ड हैं तो डेफिनेटली इनके पास कोई इनकम नहीं है, इनफ्लो नहीं है। सो सबसे पहला जो हम जैसे प्लान करते कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, डिपेंड करता है कि मेरे गोल्स क्या है, राइट। सो अगर अभी रिटायर हुए हैं, 60-70 की एज है, तो हम 10-20 साल के हिसाब से जो प्लानिंग करनी है कि इन्हें हर महीने एक फिक्स्ड इनफ्लो आना चाहिए। अभी इनफ्लो किस हिसाब से प्लान होता है कि आपकी हर महीने की कितनी जरूरत है। अभी नॉर्मली जरूरत जो होती है वो आपका घर का जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो तो है ही, बट एट द सेम टाइम आपकी हेल्थ किस तरीके की है। आपको हेल्थ में ज्यादा मेडिसिन आपको हर महीने लगती है, तो वो भी एक कॉस्ट ऐड हो जाती है। घर में डिपेंडेंट्स कितने हैं, अगर बच्चे रह रहे हैं तो आपको बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो यहीं से एक आप प्लानिंग शुरू करें कि आपकी खुद की अगर कोई सेकंड इनकम आ रही है, समझो कोई रेंटल इनकम है, तो उसको काउंट करें। अगर वो नहीं आ रही है तो कैसे प्लानिंग करनी है कि आपके पास जो भी आपने पूरे आपकी कमाई वाले एज में अगर जॉब की होगी तो आपको ग्रेच्युटी पेंशन से पैसा आया होगा, या बिजनेस किया होगा तो वो कोई सेविंग होगी, तो वो मैं समझती हूँ एक बड़ा अमाउंट होता है।
25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, डिपेंड करता है, वहीं से ये अमाउंट्स इस तरीके के होते हैं। तो ये अमाउंट को कहाँ और कैसे प्लान करना, नॉर्मली क्या होता है दीपाली, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो जाती है, फिर एफडी हो जाती है। लोगों को नॉर्मली एफडी ही सूझती है इन एज में, क्योंकि ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन के जो रेट्स हैं एफडी में वो भी आपको 25-50 पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो वो एक सिक्योरिटी लगती है। एंड फिर काफी टाइम पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स हो जाती हैं। सो यहीं पे कहीं पे हम इतने ही ऑप्शंस में अटक जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड का ऑप्शन लुकअप करना चाहिए, जिसमें एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है SWP का, जो हम कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। अब क्या होता है, नॉर्मली लगता है म्यूचुअल फंड्स मतलब स्टॉक मार्केट, इक्विटी, और उसमें रिस्क नहीं लेना है, तो समझते हैं कि रिस्क तो डेफिनेटली ज्यादा नहीं देना है। सो म्यूचुअल फंड्स में ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इक्विटी एक्सपोजर कम है। आपको 15%, 20%, 30% इक्विटी एक्सपोजर वाले फंड्स भी कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, जिसमें इक्विटी इतना ही होगा, बाकी आपके बॉन्ड्स होते हैं जो फिक्स्ड इनकम हम कहते हैं, कैश में थोड़ा बहुत होता है, गोल्ड में होता है। तो इस तरीके के मल्टी एसेट ऑप्शंस होते हैं। सो हाइब्रिड कैटेगरी का चुनाव करें, उसमें ये एक मुश्त रकम डालें और उसमें से हर महीने आप SWP दे सकते हैं 7% या 8% एनुअली के हिसाब से। अब इसमें क्या होता है, आपका जो एक मुश्त है वो आपको शायद काम नहीं आएगा, क्योंकि बड़े गोल्स नहीं होते हैं। आप मंथली इनफ्लो इज अ मेजर गोल, तो उसको आप पार्क करें एंड हर महीने आपको जो एंजॉय करना है वो इनफ्लो के हिसाब से प्लानिंग करें। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। सो अगर आपके पास बेस प्लान है तो आप ये मत घबराइए कि अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाऊंगी तो बहुत ज्यादा मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। एक ऑप्शन है सुपर टॉपअप का, तो सुपर टॉपअप ऑप्शंस को जरूर आप देखें, क्योंकि उसमें क्या होता है, बेस प्लान जो आपका होगा, समझो 5-1 लाख का बेस प्लान होगा, उसके ऊपर सुपर टॉपअप करके अलग पॉलिसी आप ले सकते हैं, 25 लाख, 50 लाख, जिस हिसाब से आपको सम एश्योर्ड लेना है। तो इससे आपके प्रीमियम भी काफी कम हो जाएंगे और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी काफी अच्छे से हो जाएगी। एंड EMIs या लोन्स वगैरह नहीं हो, इस तरीके के हिसाब से सोचना है। बेसिकली रिटायरमेंट एंजॉय करना है, ट्रैवल इस तरीके से प्लान करना है कि हर साल थोड़ा बहुत ट्रैवल करें। हेल्थ को ध्यान में रखना है, आजकल सबको हेल्थ एट द एज ऑफ 60 ऑल्सो आपको कुछ वर्कआउट करना है या अच्छे तरीके से हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मंथली इनफ्लो एंजॉय करें। इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी है। तो पूजा, आपने प्लानिंग तो पूरी कर दी, फिर इनके लिए एक पोर्टफोलियो भी बना दीजिए। कुछ फंड्स बताइए जिनके साथ ये अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकें, जहां जैसे आपने मेंशन किया लेस इक्विटी एक्सपोजर कैटेगरी वाले फंड्स भी हैं जो कि कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है। बताइए कौन सी चॉइसेस हैं? जी बिल्कुल दीपाली, जो फंड्स है मेरे हिसाब से मैंने उसमें इक्विटी एक्सपोजर काफी कम ही रखा है। 40-50% के नीचे ही इक्विटी एक्सपोजर है। सो मल्टी एसेट कैटेगरी का एक बहुत अच्छा फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, फिर कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड जिसमें इक्विटी और भी कम है, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, ये भी एक बहुत अच्छा कैटेगरी है जिसमें इक्विटी और डेट एज पर मार्केट लेवल्स चेंज करते हैं फंड मैनेजर, फिर HDFC का एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, एंड फिर DSP का एक इक्विटी एंड बॉन्ड फंड जो थोड़ा बहुत एग्रेसिव है। अगर आपका एक लॉन्ग टर्म होराइजन है तो एक इन्वेस्टमेंट आप थोड़ा अग्रेसिव हाइब्रिड में भी डाल सकते हैं। सो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली सीनियर सिटीजन FDs है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स है, इस तरीके के ऑप्शन में भी डिवर्सिफाई करना जरूरी है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट तो नॉर्मली आफ्टर रिटायरमेंट हम इतना देखते नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हाई ब्रैकेट नहीं होती है। सो आपको फिक्स्ड इनकम में भी डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। जी बिल्कुल, दो ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस जनरेशन के लिए, बेबी बूमर जनरेशन के लिए। एक तो रेगुलर मंथली इनकम और प्लस एक डिसेंट हेल्थ इंश्योरेंस। और पूजा ने बड़ी ही सिंपल सरल भाषा में एक्सप्लेन किया क्या प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। अगर अब तक प्लानिंग नहीं की है तो प्लीज़ इस दिवाली कीजिए अपने ओल्डर एज को एंजॉय करने के लिए। लेकिन अब बात करेंगे जनरेशन X की, यानी वो लोग जिनका बर्थ 1965 से 1979 के बीच हुआ है। यानी समीप ये वो लोग हुए जिनका रिटायरमेंट या तो होने वाला है या फिर जिनके पास 10-12 साल 15 साल का समय है अपना रिटायरमेंट प्लान करने के लिए। तो इस जनरेशन के लिए बताइए इनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग का, अगर अब तक इन्होंने प्लान नहीं किया है? देखिए, ये जनरेशन को भी अब इनकम रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। बेसिकली अब आप 10 से 15 साल में रिटायर हो जाएंगे तो जो एक इनकम आ रही थी वो काइंड ऑफ खत्म हो जाएगी। तो इनको इनकम रिप्लेसमेंट के ऑप्शन सोचने हैं। अगर आपके पास रेंटल इनकम है, कोई घर वर है तो ठीक है, एक ये ऑप्शन हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो मार्केट में म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली हैं।
म्यूचुअल फंड जो लोग ले रहे हैं उनको इक्विटी एक्सपोजर रखना पड़ेगा, यस, बट लार्ज कैप्स में रखिए। लार्ज कैप्स अराउंड 10 साल में अगर आप देखेंगे तो 12 से 13% का रिटर्न देंगे, सेफ भी रहेगा। और जैसे जैसे आप अपने रिटायरमेंट के पास आते जाएंगे, आपको ये फोकस करना है कि आप पैसा लार्ज कैप से निकाल के, इक्विटी से निकाल के डेट में मूव करते जाएं, सो दैट कोई मार्केट वॉलेटिलिटी वाला सिनेरियो आए तो आपका रिटर्न नलिफाई ना हो। तो ये एक चीज सबको करनी है, जो इक्विटी एक्सपोजर लेना है। कितने समय के लिए लार्ज कैप में रखें और कब से डेट में? देखिए, अगर आप जैसे 45 के हैं तो 55 तक तो आपको रखना पड़ेगा लार्ज कैप्स में। फिर लास्ट 5 साल में 20% करके निकालते जाइए, जैसे लास्ट ईयर आते आते आपका सारा डेट में मूव कर जाए, एंड देन बेसिस व्हाट कॉर्पस यू हैव जनरेटेड यू कैन मेक अ चॉइस, और उसमें फिर सिस्टमैटिक पार्शियल विड्रॉल से आप पैसे निकाल सकते हैं। दैट इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि मार्केट में मार्केट लिंक पेंशन प्लान्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो पेंशन प्लान्स ऑफर करती हैं, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगेन इक्विटी में ही लगता है ये पैसा, उसमें आपके पास काफी सारे फंड चॉइसेस होते हैं, उसमें अपॉन रिटायरमेंट 60% पैसा आप टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। तो एक तो अगर आप म्यूचुअल फंड करेंगे तो गेन्स पे टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, बट इसमें 60% पैसा आप टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। 40% पैसा को एनवर्टाइज करना पड़ेगा, एक गारंटीड एन्युटी खरीदनी पड़ेगी जो पेंशन होती है। बेसिकली अगर आपका 1 करोड़ का कॉर्पस है, उस पे 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और आपको उसके हिसाब से लाइफ लॉन्ग पेंशन आएगी, आपको, फिर आपकी वाइफ को। उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेना चाहते हैं कि आपके डेथ के बाद आपके नॉमिनी को सारा का सारा पैसा वापस मिल जाए, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से मार्केट लिंक पेंशन प्लान्स, जो ये 45 टू 55 वाली एज ग्रुप है, इनके लिए एक काफी सेंसिबल अदर ऑप्शन है, जिसमें आप 60% टैक्स फ्री निकाल लीजिए, उससे क्या करना है आप डिसाइड कर लीजिए, 40% एडवर्टाइज करके एन्युटी ले लीजिए। सॉर्ट ऑफ ये रेप्लिका होता है नेशनल पेंशन स्कीम का, उसमें भी ऐसा ही कॉन्स्ट्रक्ट होता है और मार्केट लिंक रिटर्न्स आते हैं। तीसरी चीज, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस लोगों के पास 100% होना चाहिए, क्योंकि एज यू सी हेल्थ इन्फ्लेशन इज इवन हायर देन रेगुलर इन्फ्लेशन। तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको एक एक तो पहले अच्छा हेल्थ कवर होना चाहिए ऑलरेडी। अगर आप यंग एज में ले लेंगे तो आपकी सारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ऑलरेडी कवर्ड होंगी। अगर आप अभी तक नहीं लिया है तो एटलीस्ट 10 लाख का तो ले ही लें अपनी और अपनी स्पाउस के लिए, और सुपर टॉपअप्स के अराउंड आप उसको लेकर बाकी अपने हेल्थ इश्यूज कवर कर सकते हैं। सो ये एक जरूरी ले लीजिए अगर अभी तक नहीं लिया है। टर्म कवर एट दिस एज आई वुड नॉट रेकमेंड सो मच, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर पहले ले लिया होता तो बेटर होता, तो अब तो उसका ज्यादा फायदा नहीं है। बट दीज आर द 2-3 की थिंग्स दैट यू कैन टेक। अगर किसी को गारंटीड रिटर्न चाहिए, जैसे कुछ एक सेगमेंट आता है जिसको लगता है कि यार इक्विटी तो अच्छी बात है, बट कुछ फिक्स रिटर्न भी होना चाहिए, तो ये जो ये पेंशन प्लान्स मैंने बताए थे, इसमें गारंटीड का भी ऑप्शन आता है, जिसमें आप मे बी जैसे 20,000 रुपए महीना डालेंगे 45 की एज से, 10 साल पे करेंगे 55 तक, और आपको अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं लेंगे, जैसे आपने 20,000 रुपए डाले 10 साल तक, तो जो आपने पैसा दिया, अगर आपको आपकी डेथ के बाद वो पैसा वापस नहीं चाहिए, तो आपको अराउंड 20,000 रुपए इनकम आने लग जाएगी जिंदगी भर। तो वो काफी एक साइजेबल नंबर है कि आपको 20,000 दोगे, 20,000 इनकम आएगी, जिंदगी भर आएगी। तो एक इनकम रिप्लेसमेंट का एक थर्ड ऑप्शन है जो गारंटीड है। ऑब्वियसली पेंशन प्लान्स आर टैक्सेबल, सो टैक्स तो आपकी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा, बट ये 3-4 ऑप्शंस है। डाइवर्सिफाई करके आप थोड़ा थोड़ा सब में पैसा लगाइए, एंड गोल मन में जरूर रखिए कि मेरे को रिटायरमेंट पे अगर मेरी आज एक्सपेंसेस इतने हैं तो कितने पैसे चाहिए ब्रॉडली। चलिए, तो ये जेनेक्स के लिए बताया है समीप ने किस तरीके की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। चलिए क्विकली एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पूजा समीप दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे तो बात करेंगे मिलेनियल्स की, जेनजी की। इस जेनजी के पर खासतौर से फोकस रहेगा, क्योंकि ये वो जनरेशन है जिसका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर थोड़ा सा डिफरेंट है। करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल। ये दिवाली शुभ निवेश वाली। हमारे साथ इस शो में पॉलिसी बाजार के इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट हेड समीप सिंह हैं, साथ ही PB इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे बनी हुई हैं। और इस शो के जरिए हम बात कर रहे हैं अलग अलग जनरेशन की और उनकी जनरेशन के हिसाब से उनकी आइडियल फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब हम फोकस करेंगे मिलेनियल्स पर, यानी 1980 से 1994 के बीच में जो बॉर्न हुए हैं। यानी आई एम श्योर जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम इसी जनरेशन से आते हैं, तो हमारी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, या फिर हमारी एज ब्रैकेट में जो बाकी लोग हैं उनको कैसे प्लान करना चाहिए। पूजा के पास चलते हैं। पूजा, आप बताइए किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए। हालांकि ये जनरेशन भी अगर किसी ने प्लानिंग अब तक नहीं की है तो आइडियली लेट है, बट स्टिल
इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो किस तरीके की प्लानिंग आप रिकमेंड करेंगी, कहाँ से कैसे शुरुआत करें, किन किन गोल्स को डिफाइन करें, बताइए। जी बिल्कुल दीपाली, बहुत राइटली पुट अप किया कि हम इस जनरेशन में भी लेट हैं। आजकल 20 से जैसे हम कहते हैं शुरुआत हो जाती है, लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल या मेच्योरिटी वाला एज ग्रुप है ये। 30 to 44 45 की जो ये एज है, मैं कहूंगी सारे इम्पोर्टेंट गोल्स यही एज में आते हैं। मतलब लोग आज शादियां, मतलब क्योंकि करियर ऑप्शंस लोग ज्यादा चूज कर रहे हैं, लोगों को करियर इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी पे है, तो शादियां लोग लेट कर रहे हैं। 30 के बाद शादियां हो रही हैं, फिर बच्चे प्लान होते हैं, बच्चों की पढ़ाई। सो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, फिर घर खरीदना, गाड़ियां खरीदनी, ये सब जो शौक हैं, जो लग्जरीज हैं, जो अभी ट्रेंड है, सबको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो हम काउंट भी करते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में, ये जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है, जिसमें आप गैजेट्स पकड़ लीजिए, आप कार्स पकड़ लीजिए, आप घर खरीद घर खरीदने का एक शौक होता है, सेकेंड होम, हॉलीडे होम, ट्रैवल का होता है, अब्रॉड जाना, हर साल जाना। सो ये एक कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सोशल मीडिया इंस्पायर्ड जनरेशन भी है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन आपके लोन्स भी बहुत होते हैं इस जनरेशन में या इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। सो मैनेज जो करना है वो बहुत बहुत ध्यान से करना है। सो सबसे पहले, जैसे हम हमेशा कहते हैं, आपको देखना है कि आपके इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, फिक्स्ड कितने हैं, आपके लग्जरीज के कितने आपको एक्सपेंसेस रखने हैं, उस हिसाब से सेविंग्स की जो हम प्लानिंग करते हैं, जितना ज्यादा हो सके उसको आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इस जनरेशन को ना वो फायर भी चाहिए कि हमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली वाला भी हमको रिटायर होना है, हमको 60 तक काम नहीं करना है, स्ट्रेस कम चाहिए। सो अगर रिटायर जल्दी होना है तो आपको मोर देन 50% ऑफ योर सेविंग्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आपके पास 20 साल 15 साल होंगे तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से प्लान करने के लिए, जैसे आप एसआईपी करते हैं या अगर आपने ऑलरेडी करी हुई है ना, आप उसमें स्टेप अप लगा लें। स्टेप अप बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मतलब जी 20-25 साल में अगर 2-5 करोड़ कर रही है, लेकिन आप उसमें हर साल स्टेप अप करेंगे ना 10% से, तो वो सीधा डबल हो जाता है। तो स्टेप अप को ध्यान में रखना है। लोन्स आपको समझने हैं किस तरीके के लोन्स गुड लोन है, एंड टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके इस जनरेशन में आपके डिपेंडेंट्स होते हैं। सो टर्म प्लान को ध्यान में रखते हुए प्योर वनीला टर्म प्लान ले लें और एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले लें। एंड डाइवर्सिफिकेशन आपके एसेट क्लासेस के अक्रॉस, इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर रखें, मोर देन 60-70%। डेट में थोड़ा बहुत रखें शॉर्ट टर्म के लिए, और एक कंटिजेंसी फंड भी रखें, क्योंकि वो भी हमको बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर जनरेशन में। अगर आपको बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, या अगर आप लेडी हैं और आपको वर्क करियर ब्रेक्स है बिकॉज ऑफ मैटरनिटी, सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी, लेकिन बहुत माइंडफुली करनी, और रिव्यू भी उतना करना है। लाइक एवरी 6 months to 1 year आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई पूजा आपने। क्विकली फंड्स भी बताइए इनके लिए, अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करें तो किन चॉइसेस के साथ जाएं? जी बिल्कुल, मैंने एक प्रॉपर इक्विटी पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो ही सजेस्ट किया है, जो एसआईपी के रूट से आप शुरू करें। अगर आप लमसम करते हैं तो एसटीपी करें। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ओके चलिए, तो कुछ चॉइसेस आपको बताई गई हैं, लेकिन जो बातें बताई हैं पूजा ने उन पर ध्यान दें। हेल्थ, टर्म इंश्योरेंस, एक कंटिजेंसी फंड, ये तो बेसिक्स हैं, ये तो आपको मेंटेन करने ही है। लेकिन आपके पास क्योंकि टाइम है प्लान करने के लिए, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, उस हिसाब से उस कैटेगरी के फंड्स पूजा ने आपको बताए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेप अप करें, हर साल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करें अपने पोर्टफोलियो में। चलिए बात करेंगे जेनजी की, यानी 1995 से 2012। अब ये एक ऐसा एज ब्रैकेट है जहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने कमाना शुरू कर दिया है, कुछ लोग हैं जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये जनरेशन बहुत ही स्मार्ट जनरेशन है। इन्हें पता है कि इनको क्या चाहिए, इनको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो यहाँ पर प्लानिंग तो ये जनरेशन कर रही है, लेकिन मिस्टेक्स होने की भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें समीप आपसे जानना चाहेंगे इस जनरेशन के लिए, कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को सही करें, क्या उनके बेसिक्स इन प्लेस हैं, और दूसरा क्या मिस्टेक्स ना करें। देखिए, जो ये यंग जनरेशन है
और जो दोज हु स्टार्टेड अर्निंग इनफैक्ट, उसमें सबसे जरूरी जो उनको करना है कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जो हम लोगों ने शायद नहीं करा कि हमने टाइम गुडीज एंड आईफोन एंड कार्स में बहुत इनिशियली पैसे लगा दिए. आई थिंक द अर्लियर यू स्टार्ट, आपके पैसे को ग्रो करने का उतना टाइम मिलेगा और आप एक अच्छा कॉर्पस जल्दी से बना सकते हैं. लाइक फॉर एन एग्जांपल ओनली, अगर आप 25 पे ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे और एम करे कि मेरे को 5 करोड़ चाहिए एट रिटायरमेंट, ओके, तो आपको सिर्फ 9,000 रुपए, अगर आप स्टेप अप भी नहीं करें, सिर्फ फ्लैट डालेंगे तो 9,000 रुपए की आप SIP करेंगे और 12% आपके बाय रिटायरमेंट आपके 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन जाएगा, राइट? अगर सेम चीज आप डिले करेंगे और आप 35 पे स्टार्ट करेंगे तो ये 15 से 16,000 रुपए लगाने पड़ेंगे. अगर आप इस 35 को 40-45 पे करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 50-55,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पर मंथ. तो आप देखिए ऑलमोस्ट पैसा कितने गुना होता जा रहा है जितना आप डिले करते जा रहे हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि आपको टाइम से स्टार्ट करना है. इफ यू हैव स्टार्टेड अर्निंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज यू शुड स्टार्ट एन SIP एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे. एंड देयर इज नो राइट टाइम, द राइट टाइम वाज येस्टरडे. तो आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट. यही सब लोग नहीं करते हैं, तो ये करना है सबसे जरूरी. टर्म हेल्थ जितनी जल्दी ले लेंगे, अगर आप 1 करोड़ का टर्म एट 20-25 एज लेंगे तो वो 600-700 रुपए महीने में मिल जाएगा. इट इज दैट चीप. सो आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी नहीं होंगी एट दैट यंग एज, तो आपको एक अच्छा कवर भी मिल जाएगा. आप हेल्थ लेंगे, अगर आप 10 लाख का हेल्थ कवर एट यंग एज ले लें, 700-800 रुपए महीने में आपको हेल्थ कवर मिल जाएगा 10 लाख रुपीस का. तो जितनी जल्दी ये सब चीजें ले लेंगे, आपके लिए आगे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कवर हो जाएंगी. एक अच्छा है टर्म कवर ऑलरेडी रहेगा रनिंग till the time you retire. So all of these would already be covered. And instead of buying some luxury goods, पहले शायद ये कर लें. This is my advice to the younger generation. Apart from that, see, from an investment perspective, they have all the time in the world, so they can take higher riskier bets, right? Yes. आजकल बहुत सारे ये strategic funds आते हैं जिसमें basically smart beta funds इनको कहते हैं. इसमें momentum, quality, value investing जैसी themes होती हैं. Basically जैसे हम normal broad based indices में invest करते थे कि आपने एक Nifty 100 या large cap index में invest करा या Nifty 500 में invest करा. इसमें ये स्मार्ट थीम्स में क्या होता है, निफ्टी 500 में मोमेंटम एक स्कोर कैलकुलेट होता है बेसिकली कि जो फंड जो स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं लास्ट 6 या 12 महीने में, उनमें से वो बेस्ट 50 चूज करते हैं. निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जैसे एक थीम है. ये काफी सारे AMCs और ऑफर करती हैं. मोतीलाल ओसवाल करती है, टाटा भी करती है. तो दीज आर लॉट ऑफ AMCs ऑफरिंग सच स्मार्ट बीटा फंड्स मोमेंटम स्ट्रेटजी पे, वैल्यू स्ट्रेटजी पे, और इनके 10 साल के रिटर्न काफी अच्छे दिख रहे हैं. अगर आप देखेंगे तो 20% प्लस दिख रहे हैं एज ऑफ टुडे. तो एंड सी दीस पीपल हैव टाइम. तो ये थोड़ा हायर रिस्क बेट्स ले सकते हैं क्योंकि ये 20-30 साल तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? सो दे शुड टेक हायर रिस्क्स एंड गेट द रिवॉर्ड्स आल्सो इन रिटर्न एंड नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग. अगर मार्केट वॉलेटाइल है, कभी पैसा ड्रॉप भी होगा तो रुकिए मत, उल्टा तब तो और पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब मार्केट डाउनटर्न आता है यू शुड इन्वेस्ट मोर रादर देन स्टॉप. मोस्ट लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही डाउनटर्न आता है लोग बंद करते हैं. जैसे कोविड में ऑब्वियसली लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी थी, बट अगर किसी ने कोविड के टाइम पैसा डाला होता एट 28,000 जब सेंसेक्स लेवल्स पे था, आज सेंसेक्स 80,000 पे है, तो लास्ट 3-4 साल में आपका पैसा 3-4x हो गया होता. सो दिस इज द थिंग दैट यू शुड डू, not stop investing, continue to invest and take some of these slightly riskier bets and you can also get the rewards. बिल्कुल. तो मुद्दा यही है कि निवेश करें, अपने भविष्य को सिक्योर करें, अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करें. अब तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो इस दिवाली एटलीस्ट निवेश की प्लानिंग ज़रूर करें, क्योंकि छोटी छोटी सेविंग्स के ज़रिए ही आप बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं अगर सही समय पे प्लानिंग करें. तो ऐसा नहीं है, कोई भी बड़ा गोल अनअचीवेबल नहीं है, आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है समय पर सही तरीके से प्लान करने की. और हमारे दोनों ही मेहमानों ने आज पूरी मदद आपकी की है, आपकी उम्र के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए. शुक्रिया समीप आपका और पूजा आपका भी शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स की मदद करने के लिए. थैंक यू सो मच. इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही, लेकिन एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली.